Good morning to all of you. हमारे आज के इस 7 दिवसीय जो शॉर्ट टर्म कोर्स विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर है, उसका जो शैक्षणिक सत्र है उसमें आज का ये अंतिम व्याख्यान होगा। और इस व्याख्यान के लिए हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं वो हैं प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर। प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। एक सरल मना के अध्येता प्रोफेसर सिन्हा को 2003 में प्रतिष्ठित रीजनल सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज कोलंबो से फेलोशिप प्राप्त हुई। आपने 10 पुस्तकों का लेखन किया है। 50 से अधिक शोध पत्र आपके विभिन्न शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपको हिंद महासागर पर लिखी हुई पुस्तक के लिए 2019 में रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपकी जो शोध रुचियां हैं वो अपरंपरागत सुरक्षा खतरे, संघर्ष, मीडिया तथा दक्षिण एशियाई मामलों में आपकी शोध रुचि है और वो उसी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। न केवल आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के अध्येता हैं, बल्कि हमारे विश्वविद्यालय के अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का भी आपने कुशलता पूर्वक निर्वहन किया है। आप विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की एक संयुक्त क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था, जिसके आप प्रथम अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय की जो IQAC प्रकोष्ठ है उसके एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मानित सदस्य हैं। 2016 से 2021 तक आपने हमारे विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में मानद ग्रंथालयी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को में बहुत सारे नवाचारों को आपने स्थापित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए जो समिति गठित की गई थी, स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई थी, उसके प्रदेश सरकार की ओर से नामित सदस्य के रूप में आपने अपना योगदान दिया है। ये तो सर का जो एक विश्वविद्यालय के शिक्षक होने के नाते जो उनके दायित्व हैं वो उसके बारे में मैंने आपसे आपको रूबरू कराया, उसका परिचय दिया। सर का एक दूसरा पक्ष भी है, वो है कि आपने पत्रकारिता में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आप एक बहुत पिछले 30 वर्षों से आप स्वतंत्र लेखन और पत्रकारिता कर रहे हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कुमार हर्ष के नाम से आपके आलेख छपते रहते हैं। BBC तथा इंडिया टुडे के लिए 1994 से पूर्वी उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। संडे मेल, दिनमान टाइम्स, संडे ऑब्जर्वर में भी आपकी अनेक रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं। राष्ट्रीय सहारा गोरखपुर में 1996 से 2004 तक नियमित साप्ताहिक स्तंभ लेखन का कार्य आपने किया। 2006 से 2015 तक एक 4 पृष्ठीय साप्ताहिक परिशिष्ट का संयोजन तथा संपादन किया। BBC, IIMC, डबलिन यूनिवर्सिटी तथा यूरोपियन यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 1 वर्षीय विशेष पत्रकारिता प्रशिक्षण भी आपने प्राप्त किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपको बहुत अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार श्रृंखला दैनिक भास्कर समूह द्वारा प्रतिष्ठित समाचार श्रृंखला प्रकाशित हुई, जो 1995 में हिजड़ों के ऊपर आपने लिखी थी और इसके लिए आपको प्रतिष्ठित द्वारिका प्रसाद अग्रवाल राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत डॉक्यू ड्रामा फिल्म का आपने निर्देशन किया। कई डॉक्यूमेंट्रीज का लेखन, संपादन एवं निर्देशन किया है। 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों के परिणामों के विश्लेषण के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ के रूप में ABP न्यूज चैनल पर पैनलिस्ट के रूप में आपने 12 घंटे तक प्रतिभागिता की। तो आप हमारे बीच इस समय एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जो न केवल रक्षा अध्ययन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण जिन्होंने अपना योगदान दिया है, बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप बहुत सम्मानित हैं। आपने वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और आज सर आपने हमारे इस इनविटेशन को स्वीकार किया
और आज जिस विषय पर आपका उद्बोधन है वो है कि अगर किसी एरिया में अनरेस्ट है तो उसका इम्पैक्ट महिलाओं पर किस तरीके से पड़ता है और महिलाओं को किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वो चैलेंजेस और उसका इम्पैक्ट फीमेल पर किसी भी तरीके का अगर वार है या अनरेस्ट हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है उस पर सर अपने विशेषज्ञता आपके साथ साझा करेंगे। तो अब मैं आपको आपके और सर के बीच में ज्यादा और देर तक बाधा न बनते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर को। धन्यवाद प्रोफेसर अनुभूति जी। धन्यवाद कई चीजों के लिए कहना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बात के लिए कि आपने मुझे एक बहुत ही अच्छे शॉर्ट टर्म कोर्स जिसके बारे में मैं पिछले 4-5 दिनों से अपने बहुत सारे मित्रों से सुन रहा हूँ, पार्टिसिपेशन और जो क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने इस शॉर्ट टर्म कोर्स की तारीफ की है और इसके लिए मैं आपको, प्रोफेसर धनंजय कुमार जी को और पूरे मनोविज्ञान विभाग को इस बात के लिए, इस बेहतर आयोजन के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया अपने पार्टिसिपेंट से मेरा परिचय कराते हुए और मुझे आमंत्रित किया इस विमर्श में हिस्सा लेने के लिए, कुछ अपनी बातें पार्टिसिपेंट के साथ कहने के लिए। किसी भी अच्छे आयोजन का हिस्सा होना ये अपने आप में बहुत गौरव का अनुभव है और ये अनुभव आपके सौजन्य से मुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए मुझे वाकई धन्यवाद कहना ही चाहिए। ऐसे किसी भी एकेडमिक डिस्कोर्स में बहुत सारे लोग जाहिर है कि अपनी बात कहते हैं, लेकिन सबसे आराम की स्थिति में वो लोग होते हैं जो या तो पहला लेक्चर देते हैं या आखिरी लेक्चर देते हैं। पहला लेक्चर देने वालों के साथ आसानी ये होती है कि उनका बहुत मूल्यांकन नहीं होता। ये माना जाता है कि अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे और तब तय किया जाएगा कि कौन अच्छा था कौन बुरा था, और सबसे आखिरी वाले को और ज्यादा सुविधा होती है क्योंकि उस दिन तक समय बीत चुका होता है और सबको लगता है कि बस अब मुक्ति का समय एकदम बिल्कुल करीब आ चुका है, ये कोर्स तो बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, इसलिए ये चाहे जो भी बोले इसको बस सुन के जल्दी निकालना है और इनको धन्यवाद करना है और इस कोर्स के पूरा होने की खुशी मनानी है। तो स्वाभाविक तौर पर मैं बहुत सुविधाजनक स्थिति में हूँ। आज जो जिस विषय की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो आपके निर्देश पर मैंने चुना था ये विषय, वो खास तौर पर डिजास्टर्स का महिलाओं पर किस तरह का इम्पैक्ट होता है, क्या चैलेंजेस हैं, इन सबके आसपास। और कई बार विषय भी देखिए कितना गहरा असर डालते हैं। आज सुबह से विश्वविद्यालय के इस हिस्से में अचानक किसी वजह से बिजली की आपूर्ति थोड़ी बाधित हो गई है और हम लोग भी एक दूसरे तरह की आपदा का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई ऐसा बड़ा व्यवधान नहीं आया तो आप तक हम लोग अपनी बातचीत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपदाएं जैसा हम सभी जानते हैं, डिजास्टर्स हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे स्वरूपों में और अलग अलग वक्त में आपदाएं आती रहती हैं। और अगर ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगा कि ये मानव इतिहास के सहयात्री रहे। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया है वैसे वैसे अगर आप पाएंगे कि इसके साथ अगर कोई चीज चल रही है तो आपदाएं, युद्ध, संघर्ष, ये लगभग उसी विकास के सहयात्री रहे हैं, साथ साथ चलते हैं। और इसीलिए बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि ये विकास के लिए जरूरी पहिए भी हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं डेवलपमेंट के। क्योंकि हर आपदा या हर तरीके का संघर्ष या हर तरीके के कष्ट
आपके लिए नए तरह का चैलेंज लाती हैं। और चूंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हर आपदा के साथ हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, हमारा कॉम्पिटेंस थोड़ा बढ़ता है, हम नए तरीके की चीजें एक्सप्लोर करते हैं, सर्वाइवल टूल्स एक्सप्लोर करते हैं, और जिंदगी आगे बढ़ती है। और जिंदगी के आगे बढ़ने के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट का भी एक चैप्टर और आगे बढ़ता है। तो उस नजरिए से कहें तो आपदाएं सबक भी हैं और समाधान भी। अब ये जैसा हम लोग कह रहे थे कि आपदाएं रही तो हमेशा से हैं, लेकिन इसके बारे में कोई डिजास्टर सेंट्रिक स्टडी का जो चलन था कि आखिरकार आपदाएं किस तरह से असर डालती हैं और क्या असर डालती हैं, ये स्टडीज की शुरुआत लगभग 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों से हुई। भारत में थोड़ा और देर से हुई, और ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरू शुरू में डिजास्टर्स को लेके हमारा अप्रोच जो था वो रिएक्टिव होता था। कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, तो उसके रिस्पांस को हम लोग उसी फेस वैल्यू पर करते थे कि प्रॉब्लम ये आ गई है तो इसका समाधान ये खोजो। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीता, वैसे वैसे हमारा जो अप्रोच था वो रिएक्टिव की बजाय अब प्रोएक्टिव होने लगा। हमने ये सोचना शुरू किया कि समस्या आ जाने पर समाधान खोजें, इससे बेहतर है कि वो तरीके खोजे जाए, वो विकल्प खोजे जाए जिससे कि समस्या का आना ही हम टाल सकें। और इसी के लिए फिर डिजास्टर सेंट्रिक स्टडीज शुरू हुई। अच्छा, ये लगभग वही समय था जब पूरी दुनिया में सिक्योरिटी के कंसेप्ट और सिक्योरिटी के डेफिनेशन को लेकर भी थोड़ा सा एक लोगों की समझ बदल रही थी। पहले जो हम हमारी सुरक्षा का जो कंसेप्ट था नेशनल सिक्योरिटी का, वो बहुत ही मिलिट्री सेंट्रिक हुआ करता था। मतलब अगर आप किसी सोते हुए आदमी को जगाते थे और कहते थे कि अच्छा ये बताओ यार खतरा कहाँ से आएगा, तो कहता था पाकिस्तान से, चीन से, अमेरिका से। यानी जो हमारी पूरी की पूरी नेशनल सिक्योरिटी की जो समझ थी वो किसी शत्रु देश से और शत्रु देश की सेना से संबंधित हुआ करती थी, और इसको हम लोग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अप्रोच कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे, जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये वही समय था 20th सेंचुरी का, जब धीरे धीरे हमारी समझ में भी बदलाव आ रहा था, और हमको ये समझ में आ रहा था कि जो आजादी के बाद हमने जो 5 छोटे बड़े युद्ध लड़े हैं, तो उसमें हमारे जितने जवान मारे गए उनकी कुल संख्या से 9 गुना ज्यादा लोग तो अकेले उड़ीसा के सुपर साइक्लोन में मारे गए। तो फिर बड़ा खतरा क्या है? खतरे सिर्फ हमारे बॉर्डर्स पर नहीं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो डिफॉरेस्टेशन है, ये जो फ्लड है, ये सूखा है, ये महामारियां हैं, ये हमको समझ में आने लगा कि ये सब ज्यादा बड़े खतरे हैं। मिलिट्री सेंट्रिक खतरों की तुलना में नॉन मिलिट्री सेंट्रिक खतरे, या जिसको हम लोग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कहते हैं, अपरंपरागत सुरक्षा खतरे कहते हैं, वो हमको समझ में आने लगा कि ये ज्यादा बड़े खतरे हैं। और जो डिजास्टर जो आज की हमारी चर्चा का विषय है वो भी एक तरह से एनटीएससी है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ये अपरंपरागत सुरक्षा खतरे हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि आपदाएं या डिजास्टर्स ये नेचुरल भी होती है और मैन मेड भी होती है। अगर बाढ़, सूखा, साइक्लोन ये सब डिजास्टर है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी भी एक डिजास्टर। अगर सुनामी एक डिजास्टर है, तो जो उपहार सिनेमा की जो आगजनी वाला कांड था जो दिल्ली में हुआ था, या फिर कोविड जिससे अभी अभी हम लोग उभरे हैं, या ये उसके एक नए लहर का अनफॉर्चुनेट वेट करने के लिए हम लोग एक बाध्य हैं, ये सभी डिजास्टर। और ये डिजास्टर्स यूं तो सभी को प्रभावित करते हैं, हर देश, हर धर्म, हर जाति इससे प्रभावित होती है।
लेकिन एक बहुत खास बात है, बाकी मामलों में ये भले ही कोई डिस्क्रिमिनेशन न करता हो, ये कोई भेदभाव न करता हो, लेकिन जेंडर के मामले में इसका रवैया बहुत खराब है। जेंडर के मामले में ये बड़ा भेदभाव करता है, और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अप्रैल 2003 की जो रिपोर्ट है, उसके पहले पन्ने पे लिखा है, इनिशियल पेजेस पर ही ये लिखा है कि जो आपदाएं हैं ये लैंगिक आधार पर असर दिखाती है। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और ये भी सच्चाई कोई एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है, बहुत सारे इस पर स्टडीज हुई हैं, और उन स्टडीज का ये निष्कर्ष है। मिसाल के तौर पर एक स्टडी हुई, यूएनएसडीआर ने ही कराई, कि 1981 से 2002 के बीच 141 देशों में, 141 कंट्रीज में जो आई, डिफरेंट तरीके के जो डिजास्टर्स आए, जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं आई और समाज पर उसका प्रभाव जो पड़ा, इसकी एक स्टडी की गई। और ये स्टडी रिपोर्ट कहती है कि आपदाओं में अन्य वर्गों की तुलना में जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफी गिरावट है। जो उनकी जीवन संभाव्यता थी, उनकी उम्र की जो अनुमान था कि औसत आयु इतनी होगी, उसमें अचानक बहुत गिरावट है। ये 141 कंट्रीज में हुए स्टडी के ये निष्कर्ष थे। इसके अलावा दो सोशल साइंटिस्ट, ब्रैडशा और फोर्डहैम, इन दोनों ने भी एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की, या एक बहुत, आप कह सकते हैं बहुत स्पेशल स्टडी की, जो 2013 में पब्लिश हुई थी, एक किताब के फॉर्म में पब्लिश हुई, विमेन, गर्ल्स एंड डिजास्टर्स, इसका टाइटल। तो उसमें उन्होंने इसको और ठीक से एनालाइज करने की कोशिश की, और ये पाया कि डिजास्टर्स के दौरान पुरुषों की तुलना में, मेल्स की तुलना में, महिलाओं की मौत के मामले 14 गुना, 14 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो बात अभी हम लोग कह रहे थे कि ये जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करता है डिजास्टर, वो इन सारी चीजों से साबित होता है। और एक और उदाहरण का यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2005 में आपको याद होगा, एक बहुत ही यूनाइटेड स्टेट्स में एक हरिकेन कैटरीना नाम का एक बड़ा चक्रवाती तूफान आया था, तो जिसने बड़े पैमाने पर तबाही की थी, खासतौर पर न्यू ऑरलियंस के इलाके में की थी। तो वहां पर भी ये देखा गया, एक स्टडी की गई, कि सबसे ज्यादा जो मरने वाले लोग थे वो अफ्रो अमेरिकन वुमेन और उनके बच्चे। और संयोग से ये जो क्लास था, ये वहां की आबादी का सबसे गरीब तबका था। तो ये बार बार इस तरीके से इस चीज को देखने में ये निष्कर्ष हमारे सामने आए कि अगर इस प्रकार की कोई भी आपदा आती है, तो उसके सबसे ज्यादा मार जिस वर्ग पर पड़ती है वो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, जो आज के या इस 7 डे शॉर्ट टर्म कोर्स के विमर्श का हिस्सा, केंद्रीय विषय है। अब ये स्वाभाविक रूप से ये एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिरकार इन आपदाओं में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो डेथ रेट है वो 14 टाइम्स ज्यादा हो जाती है महिलाओं के मामले में, ये क्या, इसके कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा माना जाता है कि महिलाएं शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन ये कारण काफी नहीं है। कारण बहुत और भी हैं, और जिसके बारे में बहुत ही मेथोडिकल स्टडीज हुई। 2004 में पिटावे ने एक स्टडी की, जो 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 2004 के सुनामी पर और उसके आसपास जो उसका जनरल डायमेंशन था, उसके इम्पैक्ट का, उसके आधार पर उसने कहा। और ये कुछ प्रमुख उसके निष्कर्ष ये थे
कि उसने ये कहा कि जो हायर डेथ रेट है महिलाओं की, उसका एक बड़ा कारण उनका जो पहनावा है, जो ड्रेस है, वो उनके मृत्यु का एक बड़ा कारण बनता है। क्योंकि ज्यादातर देशों में, खास तौर पर आपदा प्रभावित देशों में, जो बहुत विकसित देश नहीं है, वहां पर महिलाओं का पहनावा ऐसा होता है जो उन्हें तेजी से भागने नहीं देता, जो विपरीत परिस्थितियों में उनके लिए स्मूथ तरीके से निकल जाने का जो जो मार्ग होता है उसमें बाधा उत्पन्न करता है, वो उनका ड्रेस। यही स्टडी ये भी कहती है कि महिलाओं के बाल, बड़े बाल भी कई बार ऐसा देखा गया कि खास तौर पर नेचुरल कैलेमिटीज में, नेचुरल डिजास्टर्स में, कि इन बड़े बालों की वजह से भी कई बार झाड़ियों में, कई बार दूसरी जगहों में उनको असुविधा हुई, उनके बाल फंसे, उनको रोकना पड़ा अपने आप को, या संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा कारण महिलाओं के भीतर का वह ममत्व था, जो उनके भीतर की एक करुणामयी माँ है, या अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने टूटते बिखरते और बिखर जाने के लिए लगभग तैयार घर से जो उनका मोह है, वो भी उनको आपदा क्षेत्र से जल्दी निकलने नहीं देता, और ये कई बार उनकी मौत का कारण होता है। और जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है, शायद आपको भी याद हो, जो हमारे मौजूदा राष्ट्रपति हैं, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, शायद आपको मालूम हो कि वो एक बहुत ही, मतलब उनका बचपन बहुत ही एक निर्धन परिवार में और निर्धन परिस्थितियों में गुजरा। तो जब वो 5 साल के थे, वो 5 भाई थे, और एक एक फूस की झोपड़ी बस उनके पास हुआ करती थी, उनके परिवार के पास। तो पिता रात में खेतों में चले जाते थे सोने के लिए, और उनकी माँ अपने 5 बच्चों के साथ, जिसमें से कुछ बाद में जो 2 बड़े बच्चे थे वो भी जाने लगे थे पिता के साथ। एक दिन ऐसी ही एक रात को उनकी माँ अपने 3 बच्चों के साथ, 2 पिता के साथ थे, खेत में गए थे, और माँ सोई हुई थी उस झोपड़ी में, और ढिबरी के वजह से जो जो प्रकाश के लिए इंतजाम किया जाता है, आप सब जानते होंगे, जिनका खासतौर पर गांव से ताल्लुक रहता है, कि एक एक बोतल में, एक शीशी में आप कोई मिट्टी का तेल या केरोसिन इसको यूज करते हैं रोशनी के लिए। तो वो ढिबरी गिर गई, झोपड़ी में आग लग गई, बच्चे और माँ सब बाहर की तरफ भागे, अंधेरी रात थी। 3 बच्चों में से एक बच्चा दौड़ते हुए अपने पिता को सूचना देने के लिए भाग गया। माँ ने देखा कि वहां पर 2 बच्चे हैं, और समहाउ उनको ये लगा कि जो तीसरा बच्चा है वो झोपड़ी में ही रह गया। और वही ममत्व जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे कह रहा था, या जो पिट्सवे की रिपोर्ट बताती है कि एक बड़ा रीजन है हायर डेथ रेट का, उस ममत्व के चलते श्री रामनाथ कोविंद की माताजी फिर से उस झोपड़ी की तरफ लौटी, और फिर वहीं पर उनकी डेथ हो गई, झुलस गई। बच्चे तो बाहर थे, लेकिन उनकी जान नहीं बची, और 5 वर्ष की आयु में उन्हें अपनी माँ को खोना पड़ा। तो ये एक उदाहरण है जो इस स्टडी रिपोर्ट के निष्कर्षों को प्रमाणित करता है, कि कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां, अपने लगाव, अपने मोह, इन सब चीजों के चलते भी जो डिजास्टर प्रोन एरिया है, या जो डिजास्टर का जहां इम्पैक्ट है उस एरिया से बहुत जल्दी निकल नहीं पाती, और इसलिए भी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ
अर्ली वार्निंग सिस्टम, या इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बचाव के लिए या आपदाओं की सूचना के लिए जो चेतावनी प्रणालियां हैं, वो किसी भी प्रकार की चेतावनी प्रणाली हो सकती है, वो कोई सिग्नल सिस्टम हो सकता है, कोई अलार्म सिस्टम हो सकता है, फॉर दैट मैटर रेडियो और टेलीविजन भी हो सकता है। इस तक बहुत सारे इलाकों में, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ये देखा गया कि महिलाओं की सहज स्वाभाविक पहुंच नहीं थी, और इस पर एक कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक सोशल साइंटिस्ट एलन इनरसन ने एक बहुत डिटेल स्टडी की है। ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और दो उन्होंने मतलब थिएटर्स चुने अपनी स्टडी के लिए, एक तो बांग्लादेश का फ्लड और दूसरा गुजरात का अर्थक्वेक। और इसमें उन्होंने जो स्टडी की वो ये बताती है कि बहुत सारी जगहों पर, खास तौर पर गांव में, जो घरों के भीतर रहने वाली महिलाएं थी, उनको रेडियो, टीवी या किसी भी ऐसी चीज तक उनके एक्सेस नहीं थी जो बता सके कि इस क्षेत्र में आपदा आ चुकी है या आने वाली है या कुछ भी हो रहा है। और इसके चलते वो समय रहते अपने इलाकों से या आपदा क्षेत्रों से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये परिस्थितियां ये बताती हैं कि हायर डेथ रेट क्यों होती है डिजास्टर्स में, महिलाओं के साथ ऐसा क्यों। लेकिन जो आपदाओं में बच जाती हैं, उनमें से बहुत सारी महिलाओं को बहुत नारकीय त्रासदियों का सामना करना पड़ता है। वो बहुत सौभाग्यशाली नहीं होती, बहुत तरीके की विषम परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है। और ये समस्या बहुत तरह की, बाढ़, तूफान, चक्रवात या जो भी इस तरीके के जो खास तौर पर नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इसमें आप जानते हैं कि तमाम घर उजड़ जाते हैं और लोग विस्थापित होकर सड़कों पर, बांधों पर, खेतों पर, मैदानों में या दूसरी जगहों पर वो शेल्टर लेने के लिए बाध्य होते हैं। किसी तरह का बंदोबस्त करके, कहीं पर एक कोई छप्पर लगा के, कोई भी एक प्लास्टिक की शीट लगा के, किसी भी तरह से वो अपने आप को बचाते हैं और वहां से जब डिस्प्लेस्ड हो जाने के बाद किसी तरह से सर्वाइवल का इंतजाम करते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए खास तौर पर परिवार की महिलाओं को बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो सामान्य स्थितियों में भी वो अपने घर के लिए करती है। जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना, जैसे पानी के लिए बहुत लंबी दूरी तक जाकर पानी भरकर लाना, जो विदेशी समाजशास्त्री हैं वो इसको कहते हैं कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क्स, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारे यहाँ या हमारे सामाजिक प्रणाली में, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में ये उसके मुख्य दायित्वों में से एक है, जिसको वो हर परिस्थिति में, चाहे वो नॉर्मलसी हो या डिजास्टर का वक्त हो, इस सब में उसको हर हालत में, इवन अपनी बीमारी में, कोई महिला अस्वस्थता की दशा में भी अपनी इन ड्यूटीज को इंश्योर करती है कि वो खाना तो बना ही दे, पानी का इंतजाम कर दे। तो जब डिजास्टर जैसी परिस्थितियां होती हैं तो ये बड़ा टैक्सिंग हो जाता है। उनको इन परिस्थितियों में इन सारी चीजों का इंतजाम करने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूं। 1998 में ये जो हमारा इलाका है ईस्टर्न यूपी का, गोरखपुर का और उसके आसपास का, ये यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सेंचुरी की सबसे जो प्रलयंकारी बाढ़ थी वो आई थी। 100 सालों में इस तरीके की बाढ़ नहीं आई। और अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो बिल्कुल हम लोग एक, गोरखपुर जो था वो एक आइसोलेटेड, एक आइलैंड के तौर पर ही बदल गया था। हर तरीके का उसका संपर्क कट गया था। गोरखपुर, देवरिया, इन सब इलाकों में बिल्कुल बाढ़ के पानी ने इसको देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल काट दिया था। क्योंकि उस समय तक यहाँ बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स नहीं थे, अखबार दूसरे शहरों से छप कर आते थे जो कि
कनेक्टिविटी बाधित हो जाने की वजह से नहीं आ रहे थे। तो उस समय सबसे ज्यादा खबरों के आने जाने का जो सबसे विश्वसनीय माध्यम हुआ करता था वो रेडियो था, और मैं उन दिनों बीबीसी के लिए रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहा था। तो बीबीसी की एक टीम बाढ़ के शुरू में ही आ गई थी। चैनल 4 की एक टीम थी जो इम्पैक्ट ऑफ फ्लड ऑन एनिमल्स, इम्पैक्ट ऑफ फ्लड ऑन एनिमल्स एक सीरीज थी जो चैनल 4 बना रहा था, डॉक्यूमेंट्री की सीरीज थी। तो उसको शूट करने के लिए वो लोग यहाँ आए थे। तो वो ये देखना चाहते थे कि खासतौर पर बाढ़ का कैसा प्रभाव जानवरों पर पड़ता है। एक मिनट। तो ये इसी शूट के सिलसिले में हम लोग देवरिया के रुद्रपुर इलाके में थे, जहां पर हम लोग स्टीमर से ये देख रहे थे कि कैसे कैसे दृश्य थे। एक ही पेड़ पर मोर और सांप दोनों थे जो एक दूसरे के जानी दुश्मन। अब अब अपने अपने जिंदगी को पहले बचा लिया जाए तो फिर बाद में लड़ लिया जाएगा। तो इसी बीच में हम लोगों को अचानक ऐसा लगा कि बांध पर जो लोग, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, वहां पर वो लोग नाच गाना कर रहे हैं। वहां पर बहुत आवाजें आ रही थी, कुछ म्यूजिक की। तो स्टीमर उधर बढ़ाया गया, शाम का वक्त था। तो ये देखा गया कि जो लोग बांध पर शरण लिए थे वो लोग कुछ नाच गा रहे थे। तो टीम वहां पहुंची, उनको शूट किया और ये बात किया, तो पता ये चला कि वो लोग इस बाढ़ में भी इसलिए खुश हैं कि उनके खेतों को जो नील गायें चट कर जाती थी वो इस बाढ़ में बह गई। तो ये उनके लिए एक मतलब बहुत खुशी का मौका था, और उनको लग रहा था कि इतनी तबाही तो आई है, लेकिन इस तबाही ने उनकी एक और आपदा से उनको छुट्टी दिला दी, मुक्ति दिला दी। वहां पर कुछ महिलाएं भी थी जो बहुत पीछे खड़ी हुई थी, वहीं से उन कार्यक्रमों को देख रही थी या जो भी ऑब्जर्व कर रही थी। तो चैनल की टीम ने उनसे भी अलग से बातचीत की, और जो उनसे बातचीत थी वो बड़ी तकलीफदेह थी। उन बातों से ये पता चला कि वो किसी तरह से उस म्यूजिक और उस डांस को एंजॉय नहीं कर रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि ये लोग अपनी खुशियां मनाकर हंसें, तो वो अपने अन्य शारीरिक जरूरतों के लिए, रिलैक्स और रिलीव होने के लिए, नेचुरल काल के लिए वो जा सकें, क्योंकि उसी पूरे इलाके में ये लोग कार्यक्रम कर रहे थे। तो अगर आप कल्पना कीजिए तो ये कितनी भयावह और कितनी त्रासद स्थिति है कि जब आप सड़कों पर या किसी ओपन एरिया में या किसी ऐसे जगह पर जो वाकई आपका घर नहीं है और जहां पर आपको ये सुविधाएं नहीं है टॉयलेट्स वगैरह की, वहां पर आप मजबूर हैं इंतजार करने के लिए कि वो इलाका खाली हो जाए। इस दर्द की और इस पीड़ा का आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। समस्याएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। जो शेल्टर और रिलीफ कैंप्स हैं उनमें महिलाओं को अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में जो तकलीफें, इसको लेकर भी बहुत सारी स्टडीज हैं। खास तौर पर एक कोलिशन है स्फीयर इंडिया, जो डिजास्टर मिटिगेशन में और डिजास्टर रिस्पांस के क्षेत्र में काम करती है, नेशनल नेटवर्क है। तो स्फीयर इंडिया ने 2016 के बिहार फ्लड पर एक स्टडी किया। जो बिहार में बाढ़ आई थी, बहुत प्रलयंकारी बाढ़ वो भी थी। तो एक रैपिड नीड्स असेसमेंट स्फीयर इंडिया ने कराया और ये समझने की कोशिश की 37 विलेजेस में, 37 गांव में, ये समझने की कोशिश की कि आखिर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत किस वर्ग को है। बाढ़ में वो या इस आपदा में वो किस चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं या जो उनकी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा।
और इन 37 गांवों में से 16 में महिलाओं ने कहा कि वो एक कोई क्लीन क्लॉथ, एक कोई साफ कपड़ा चाहती हैं, जिससे वो अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो मेंटेन कर सके, और जो उनको हासिल नहीं है क्योंकि वो अपने घर से दूर है, रिलीफ कैंप्स में, शेल्टर्स में। तो नो सोप्स, नो क्लॉथ्स, जो इस तरीके की सिचुएशन है। और उसके चलते स्फीयर इंडिया की इस रिपोर्ट में आप ये पढ़ सकते हैं कि उसने ये कहा कि ये इतनी खराब स्थिति थी कि ये महिलाएं बाध्य थी कि जो उनके सैनिटरी क्लॉथ्स थे वो उनको रीयूज करें, और रीयूज करने के लिए उनको वॉश उसी कंटेमिनेटेड वाटर में करना जो फ्लड था। इसके चलते बहुत सारी महिलाओं को यूटीआई का शिकार हुआ, बहुत तरीके की उनको परेशानियां हुई। ये एक ऐसा डिजास्टर का इम्पैक्ट है जो एक खास क्लास, जिसके या एक खास समुदाय या एक खास वर्ग, उस पर डिजास्टर की ये अलग तरीके की मार। और जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि तकलीफों का सिलसिला खत्म होने वाला है। कोई भी डिजास्टर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी अनरेस्ट जब भी कहीं किसी तरीके से होता है तो अनिवार्यतः उसकी ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ती है, जैसा यूएनएसडीआर की रिपोर्ट मैंने आपको कोट किया। 2013 में आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर और शामली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। और इन दंगों का पूरे देश भर में इसलिए ज्यादा इसकी चर्चा हुई थी क्योंकि इसमें मरने वालों में महिलाएं और छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा थी। ये चर्चा इसलिए भी हुई थी कि लंबे समय तक, 3 महीने 4 महीने तक रिलीफ कैंप्स में, या 5 महीने तक रिलीफ कैंप्स में जो लोग थे वो उस दौरान बहुत ही एक कड़ी सर्दी पड़ रही थी। वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का समय था, और उस समय उस साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ी थी, और बहुत सारे रिलीफ कैंप्स में भी ठंड के चलते महिलाओं और बच्चों की मौत हुई। तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स तो जान गए, लेकिन इन शेल्टर कैंप्स की बहुत सारी व्यथा कथाएं जो थी, ये बहुत सारे लोग नहीं जान पाए। और वो जो कथाएं थी उसमें से एक ये भी था, जो तकलीफ की वो कहानियां थी उसमें एक बड़ी कहानी ये भी थी, जिसको आप जानते हैं केयर इंडिया, ये भी एक नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में, खास तौर पर डिजास्टर में या वुमेन डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, इस फील्ड में केयर इंडिया काम करती है। तो इसने जो है, इसने एक रैपिड नीड असेसमेंट किया था इन रिलीफ कैंप्स का, और उसने पाया, केयर इंडिया ने अपने इस स्टडी में पाया कि 3 महीने के दौरान, 1 मिनट, 3 महीने के दौरान इन शेल्टर कैंप्स में रहने वाली लगभग 200 नाबालिग बच्चियों को उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कर दी। 200, ये अकेले शामली डिस्ट्रिक्ट में। और उस शादी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनको ये भय था कि जो कैंप्स और ये सब जो जो शेल्टर्स हैं, इसके असुरक्षित वातावरण में उनकी बच्चियों के साथ कोई दुर्घटना ना हो, कोई सेक्सुअल अब्यूज, कोई वायलेंस ना हो। तो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि कोई माँ बाप, हम आप भी हो सकते हैं, जानते बूझते हुए कि ये उस बच्ची की शादी
पर उसके साथ कोई अनहोनी घटित हो सकती है। ये एक बहुत पेनफुल बात है, एक बहुत त्रासद सच्चाई। और थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन ने भी इसको अपनी एक स्टडी में 2013 में ही वो भी स्टडी पब्लिश हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये जितने भी रिलीफ कैंप्स होते हैं, खास तौर पर वहां पर चूंकि लैक ऑफ प्राइवेसी और जो लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी जैसे मामले होते हैं कि भाई बिल्कुल सटे सटे रह रहे हैं घर, एक 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 कैंप या दो घरों के बीच में सिर्फ एक कनात है, तो ऐसी दशा में जो सेक्सुअल अब्यूज है या सेक्सुअल वायलेंस है, इस तरीके की घटनाएं बढ़ जाती हैं। और मैं जैसा अभी आपसे ये कह रहा था कि किसी भी तरीके की आपदा में, चाहे वो युद्ध हो या कोई नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो, किसी भी में वो उसमें महिलाओं पर ज्यादा मार पड़ती है। उसका एक बड़ा इस सिलसिले में कोट किया जाता है। कांगो में जो यूनाइटेड नेशंस का पीस मिशन था 2007-8 के आसपास, तो वहां पर एक मेजर जनरल पैट्रिक कैस्मर्ट थे जो लीड कर रहे थे इस यूनाइटेड नेशंस के कांगो मिशन को। तो उन्होंने एक बात कही जिसको जिसको बहुत ज्यादा कोट किया जाता है जब भी इस तरीके का विमेन सेंट्रिक डिस्कोर्स होता है डिजास्टर के बारे में। तो उन्होंने कहा कि इट इज नाउ मोर डेंजरस टू बी अ वुमन देन टू बी अ सोल्जर इन द मॉडर्न वार्स, because rape and sexual violence are new weapons। तो जो अब युद्धों में उनके कहने के मुताबिक कि सैनिक होने से ज्यादा बुरा है औरत होना, महिला होना, क्योंकि अब हथियार दूसरे तरीके के हैं। अब रेप और सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस, ये ज्यादा दूसरे तरीके के हथियार हैं जिनका इन संघर्ष के क्षेत्रों में इस्तेमाल किया। डिजास्टर और उसके दौरान जो कुछ उदाहरणों के जरिए हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की। मेरा ख्याल अभी समय है ना 10 मिनट, तो हाँ जी सर, आप ले तो 11:30 तक ले सर। जी जी जी, कोशिश करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। जी, तो इसके अलावा जो पोस्ट डिजास्टर टाइम जो है, इसमें भी महिलाओं को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये कई तरीके के। इनमें जो सबसे प्रमुख है वो है डिसरप्शन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। आपका इलाज चल रहा है, कोई आपदा आई, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, सूखा आ गया, कोविड आ गया, पूरा हेल्थ सिस्टम एक ब्रेक में चला जाता है। जैसे आप सामान्य तौर पर डॉक्टर को दिखा सकते थे, वैसे नहीं दिखा पाए। डॉक्टर ने ही बैठना बंद कर दिया। अस्पतालों में ओपीडी खत्म हो गई, कहा कि साहब केवल कोविड देखेंगे। इमरजेंसी सर्जरी रुक गई। तो इसके सबसे ज्यादा मार पड़ी महिलाओं पर, जो सामान्यतः अपने रोग को या तो देर से कहती हैं या नहीं कहती हैं, और तब कहती हैं जब वो रोग अपने विकराल स्थिति में पहुंच चुका रहता है, जब उसके समाधान की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, जब उनकी तकलीफें चरम पर हो जाती हैं। और उस समय भी अगर इस तरह का कोई डिजास्टर आ जाता है तो उनको कोई इलाज हासिल नहीं होता। खासतौर पर बड़े उम्र की महिलाओं के साथ, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ ये बहुत मुश्किल है। सबका अनुभव आप लोगों को भी होगा। अभी कोविड के दौरान एक स्टडी आई जिसमें ये पाया गया कि जो टीबी पेशेंट्स, जो ट्यूबरकुलोसिस के, जो यक्ष्मा के जो पेशेंट थे, वो आप जानते हैं कि डॉट्स ट्रीटमेंट उनका होता है, जिसमें ये कि एक 6 महीने का एक मेडिकेशन का साइकिल है, और अगर वो बीच में ब्रेक होता है तो आप फिर से बैक टू स्क्वायर वन पहुंच जाते हैं। आपने 5 महीने तक दवाई खाई, 5वें महीने में अगर आपको दवा नहीं मिली, कोई डोज आपको नहीं मिला या आप नहीं खा पाए, तो
कोई फायदा नहीं इस 5 महीने की यात्रा का, अब आपको दवा फिर से जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। बहुत सारे टीबी पेशेंट्स को, जिसमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की थी, उनको अनअवेलेबिलिटी ऑफ डोजेस के चलते इस दुर्भाग्य से गुजरना पड़ा। इसके अलावा बहुत सारी जो आपदाएं होती हैं, इनका जो एक ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव पड़ता है इन हादसों का, उनसे भी महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। और इसके बारे में बसु और मूर्ति का एक बड़ी पायनियर स्टडी है, 2 सोशल साइंटिस्ट ने किया 2008 में। तो उन्होंने भी खास तौर पर भोपाल और गुजरात को केंद्र बनाकर अपनी स्टडी की थी, और ये इसमें देखा कि जो जो उनके भीतर सिम्टम्स ऑफ अवॉइडेंस और सिम्टम्स ऑफ हाइपर अराउजल, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ गई और वो बहुत जल्दी घबराने भी लगी। महिलाएं, उनको बराबर इस बात की आशंका होती थी कि फिर से वो आपदा जैसी स्थिति ना आ जाए, और ये सब। तो ये भी इम्पैक्ट महिलाओं को पोस्ट डिजास्टर टाइम्स में ये झेलना पड़ता है। और इसके अलावा एक और, तमाम डिजास्टर्स में महिलाएं अपने पतियों को, अपने बहुत करीबी लोगों को, अपने घर के मुखिया को, वो पिता भी हो सकता है, उनको खो देती। और आप जानते हैं, हमारे समाज की संरचना को जानते हैं, हमारे समाज में प्रगति के स्तर को जानते हैं, अभी भी बहुत कम प्रतिशत घरों में या कम प्रतिशत इलाकों में ऐसी स्थितियां हैं कि जिसमें निर्णय की क्षमता या जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, जो निर्णयकारी शक्तियां हैं, इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन। वो संपन्न घर हो सकते हैं, वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध घर हो सकते हैं, लेकिन वहां पर डिसीजन मेकिंग अभी भी पुरुषों के हाथ में है। तो जब ऐसे घरों में कोई दुर्घटना होती है और जब वो अपने परिवार के किसी जिम्मेदार या मुखिया पुरुष को खो देती है, तो उनके लिए पूरा जीवन बहुत निस्सार हो जाता है। उनको छोटी छोटी बातों के लिए परेशानियां होती हैं, वो निर्णय नहीं ले पाती, वो किसी से इंटरैक्ट नहीं कर पाती, वो जरूरी चीजों पर सरकारी दफ्तरों में उस तरह से दौड़ नहीं लगाती, क्योंकि जीवन में उसका उनको कभी भी कोई पूर्व अनुभव नहीं रहा होता। नॉर्मली एकेडमिक डेलिब्रेशंस में हम लोग पर्सनल एक्सपीरियंस की चर्चा नहीं करते, पर चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, इसी कोविड में मेरी एक सिस्टर ने भी अपना पति खोया, मेरी छोटी बहन ने। और पिछले 6 महीनों में ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये पिछले 6 महीनों में मैंने प्रतिदिन अनुभव किया। उसके लिए जीवन की छोटी बड़ी चीजों में निर्णय लेना मुश्किल हो गया। वो उसके भीतर कोई इस तरह का कॉम्पिटेंस, जो पहले जब वो शेयर कर रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर पा रही थी, अचानक वो इस तरह का शॉक और ट्रॉमा है जिसके चलते वो ऐसा नहीं कर पा रही है। और आप जानते हैं कि कोविड में इस तरीके की पीड़ा कितनी महिलाओं ने दुनिया भर में या देश भर में झेली। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक नए तरीके का संकट है जिसका शिकार महिलाएं हैं। एक आखिरी पॉइंट की और चर्चा करना चाहूंगा कि डिजास्टर अपने साथ इस तरीके के प्रभावों के साथ साथ महिलाओं पर खास तौर पर 4 किस्म के इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी छोड़ता है। 3-4 तरीके। पहला ये कि जो उनके यहाँ जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम है, जैसे किसी के घर में काम करना, जो डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर वो काम कर लेती हैं, डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर जो काम कर लेती हैं, या किसी कारखाने में काम कर लेती थी, या जो किसी कॉमर्शियल यूनिट में काम कर लेती थी, वो मॉल भी हो सकता है, वो दुकान भी हो सकता है। ये डिजास्टर के दौरान उनका ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इससे उन पर एक इकोनॉमिक चोट भी पहुंचती है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड प्रोडक्शन पर, या जिसको हम लोग बैकयार्ड इकोनॉमी कहते हैं, वो जैसे आप एक छोटी सी खेती कर रहे थे एक छोटे इलाके में, या कुछ फल उगा रहे थे और उसी को बेच रहे थे,
महिलाएं जो आमतौर पर घरों में अपना योगदान करने के लिए करती हैं, वो उस पर भी ये मार पड़ती है डिजास्टर की। तीसरी जो मार पड़ती है कि फैमिली एक्सपेंडिचर, जो आपका रूटीन का फैमिली एक्सपेंडिचर है, ये बर्डन शेयर करने के लिए वो कई बार कुछ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़, इस तरीके का भी छोटा मोटा वो काम करती हैं, जिससे भी थोड़ा सा उनकी अर्निंग होती है। ये भी डिजास्टर में इस पर भी मार पड़ती है। और चौथी या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन महिलाओं को अपने जीवन में, चाहे वो बेटी की शादी हो, चाहे बेटे की पढ़ाई हो, या किसी और तरीके की चीजों के लिए एक हैवी लोन, कर्ज लेना पड़ता है। और ये भी उनके संरचना को, उनके आर्थिक सेहत को या उनके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं लिस्ट कर सकता हूँ, आपसे शेयर कर सकता हूँ कि डिजास्टर का मोटे तौर पर ये तकलीफें या प्रभावों का सिलसिला की ये अंतिम सूची नहीं है। ये सूची बहुत लंबी है। हम लोगों ने कुछ प्रमुख तकलीफों की चर्चा की और दुनिया भर में इस चीज को महसूस किया गया है, इसका अध्ययन किया गया है। इससे निपटने के लिए बहुत तरीके के सुझाव दिए जा रहे हैं, खासतौर पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है या जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, जो एमडीजीज हैं, उसमें इन सब चीजों की चर्चा हो रही है। इंडिया में भी जब पहली बार 2009 में जो हमने नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया, तो ये पहला मौका था। हालांकि उसके पहले से यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें चल रही थी काफी पहले से, लेकिन इसमें पहली बार इस पॉलिसी में विमेंस को एक वल्नरेबल ग्रुप के तौर पर चिन्हित किया गया डिजास्टर के लिए। और उसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सारे सजेशंस कि जो स्टेट डिजास्टर रिडक्शन फोर्स है या जो नेशनल डिजास्टर रिडक्शन फोर्स है, इन सब चीजों में महिलाओं को भी मौका दिया जाए ताकि वो पीड़ित महिलाओं तक उनकी एक्सेस हो और स्वाभाविक तौर पर मदद हो जाए। या ये कि कैसे हम डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारे सुझावों पर काम हो रहा है और बहुत सारे जगहों पर, खास तौर पर नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में, जो डिजास्टर प्रोन एरियाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर या जो उन पर बुरी तरह से प्रभाव डिजास्टर का पड़ता है, उससे निपटने के लिए बहुत तरीके के नवाचारी परियोजनाएं भी, एक कदमश्री परियोजना है, या कभी ऐसा अवसर आए तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में चलाए गए। लेकिन अगर हम बॉटम लाइन स्टेटस की चर्चा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ा बदलाव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम इस पूरी सामाजिक संरचना में जो महिलाओं की स्थिति है, इसमें बदलाव के लिए कोई निर्णायक काम न करें। हमारी बातों में घोषणाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन उनका जमीनी प्रभाव बहुत कम होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसको हम लोग कहते हैं कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, एक पितृसत्तात्मक समाज में, हम आमतौर पर स्वाभाविक रूप से ये अधिकार नहीं देना चाहते या नहीं देते, चाहे बात किसी भी तरह की करें। विडंबना ये है कि स्वयं महिलाएं भी जब वो एक किसी निर्णायक पोजीशन में होती हैं तो भी महिलाओं को अधिकार नहीं देती, खासतौर पर फैमिली स्ट्रक्चर। तो इस पर एक बड़ी लंबी कविता है कि जब औरत ही औरत को औरत माने, इस कविता का शीर्षक, जब औरत ही औरत को औरत माने। तो ये अपने आप में एक बहुत विडंबनात्मक स्थिति है। और जब तक ऐसी विडंबनाएं रहेंगी तब तक सोसाइटी में आने वाले किसी भी प्रकार की या सभी प्रकार की आपदाओं की सबसे ज्यादा मार महिलाओं और बच्चों पर पड़ेगी। उन्हें किसी तरह से अपने आप को नियंत्रित करना होगा, किसी तरह से सब्र करना होगा और जीवन के दुख दर्द उठाने होंगे, जैसा कि वो उठाते हैं। एक बहुत मशहूर शेर से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा
जो इसी विडंबनात्मक स्थिति के बारे में कहा गया। पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, पत्थर उबालती रही मतलब वो बर्तन में पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे तसल्ली खा के भूखे पेट सो गए। उनको लग रहा था कि कुछ बनेगा, कुछ बन रहा, इसी बीच में सो गए। तो जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, जो सबसे ज्यादा मुसीबत की मार है, जो सबसे ज्यादा दारुण कथाएं हैं, वो महिलाओं और बच्चों के हिस्से में। आपदाएं जब आती हैं तो इसकी जो अतिरेक है, जो इसकी एक्सट्रीम जो प्रभाव है वो और बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि मैंने काफी देर तक अपनी बात कही और इससे पहले कि मैं प्रोफेसर अनुभूति को हैंड ओवर करूं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे सुना और अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत जब की थी तो आपने कहा था कि जो अंतिम वक्ता होता है उसके पास बहुत सारा स्कोप होता है उसके कि बाकी लोगों को ये होता है कि जल्दी से खत्म करेंगे, अब ये बस आखिरी ही रह गया है। लेकिन सर आप बिल्कुल ये मानिए। और मैं पूरे पिछले 1.5 घंटे से आपके 1 घंटे से पूरे आपके वक्तव्य को एकदम ध्यान पूर्वक सुन रही हूँ और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि अंतिम सत्र है तो जल्दबाजी में खत्म हो जाए। और आपने अपने पूरे जिस तरीके से बातों को रखा और शुरुआत आपने की थी कि महिलाओं का जो ममत्व है वो भी उनके लिए कई बार डिजास्टर में लाइफ थ्रेटनिंग साबित होता है। और उसी बात को आपने अंत में वहां पर भी ला करके छोड़ा कि अगेन यहाँ पर महिलाओं का जो अंतिम शेर आपने कहा वो भी वही इसी ममत्व की ही चर्चा करता है कि किस तरीके से महिलाएं अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए काम करती रहती हैं और सारी तकलीफें झेलती रहती हैं। हम लोग साइकोलॉजी में भी, जब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में बहुत एक बड़े पैमाने पर डिजास्टर और उसके मैनेजमेंट और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की चर्चा करते हैं और बहुत सारे शोध इस पर हैं और इंटरडिसिप्लिनरी काम हो रहे हैं। जो सोशल फाइनेंशियल इम्पैक्ट है डिजास्टर का वो तो अपनी जगह पर है, उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, वो जो ट्रॉमा है वो वर्षों वर्ष नहीं जाता है। हम लोग मुझे याद है जब 98 की जिस बाढ़ की आप चर्चा कर रहे थे, मेरा घर मोहद्दीपुर इलाके में था और वहां पे से रामगढ़ ताल का पानी रोज बढ़ रहा था। तो घर में क्या चीजें, माचिस होनी चाहिए, मोमबत्ती होनी चाहिए। हालांकि हमारे घर में कभी पानी आया नहीं, लेकिन वो जो एक, और अभी भी हम लोग जब चर्चा करते हैं तो उस ट्रॉमा की चर्चा करते हैं और बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं। तो साइकोलॉजिकली हम देखें तो जिसको हम कहते हैं रात में बुरे बुरे ख्याल आना, सपने आना, वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं इन सारी चीजों के साथ साथ। मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को अपने स्कूल करिकुलम में भी तमाम तरीके के, जिस तरीके से दुनिया में आज हम जी रहे हैं, वहां पर शायद लाइफ स्किल के रूप में डिजास्टर मैनेजमेंट की चर्चा बच्चों से की जानी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है बच्चों पर और उनकी माओं पर पड़ता है। तो लेकिन शायद हमारे करिकुलम में इस चीज के बारे में बहुत चर्चा की नहीं जाती है। तो ये भी एक कारण है कि हमें वो स्किल्स ही नहीं मालूम है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगी, जापान का जहाँ अर्थक्वेक बहुत आता है तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को वो कौशल सिखाया जाता है कि जैसे धरती डोलेगी तुम्हें क्या क्या करना है। बट हमारे वहाँ जिसको हम कहते हैं जो समंदर के किनारे रहते हैं बच्चे या जो नदियों के किनारे रहते हैं, शायद आज की डेट में वो भी नहीं उन स्किल्स को, उन कौशल्स को जान पाते हैं कि हमें अपने बचाव के लिए क्या करना है या दूसरे के बचाव के लिए क्या करना है। पहले शायद एनएसएस और एनसीसी में फर्स्ट एड वगैरह भी कुछ सिखाया जाता था। वो भी पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि ये स्किल वाली चीजें भी शायद कहीं किनारे हो गई हैं, जिसको कि हम लोगों को पुनः एक बार पुनः चिंतन की उसमें आवश्यकता है। मुझे लगता है हमारे पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई कुछ अपना सर के साथ कुछ शेयर करना चाहे तो ये फोरम ओपन है। मुझे ये बातें लगी तो इसलिए मैंने ये आपके साथ चर्चा की और उसके बाद से फिर हम लोग इस सत्र को समाप्त करेंगे। पार्टिसिपेंट्स, आप अगर कोई कुछ कहना चाहे तो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड मैम सर प्रणाम। बहुत ही ज्ञानवर्धक उद्बोधन रखा है कि अंदर तक छू लेने वाला आपका उद्बोधन रहा। सर आपके लास्ट शेर से मुझे बचपन की एक बात याद आई
हमारे गांव में एक महिला हुई करती थी जो कि लोगों को लगे कि मेरे घर में भी खाना बन रहा है, वो अपने कढ़ाई को खूब गर्म करके और उसमें पानी के छींटे मारती थी ताकि, और रोज चूल्हा जलाती थी ताकि बगल वालों को लगे कि उनके घर में खाना बन रहा है। तो गरीबी भी सर एक डिजास्टर से कम नहीं है। तो सर ये जो लास्ट में आपने शेर कहा, तो उसी से मुझे याद आया कि मैं ये बात शेयर करूं यहाँ पर कि कैसे वो गिट्टी, जो छोटे छोटे गिट्टी होती है, उसको धुल के उसमें मसाले डाल करके और वो बना करके उसके रस से बच्चों को खिलाया करती थी। तो काफी सर प्रभावशाली रहा आपका लेक्चर और सच में मन को छू गया। थैंक यू सर। शुक्रिया। और कोई पार्टिसिपेंट अगर कुछ अपने ऑब्जर्वेशन से शेयर करना चाहें, नहीं तो हम लोग इस सत्र को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में सभी लोगों के लिए एक बहुत इंसाइटफुल और थॉटफुल लेक्चर रहा है सर। और लोग अपने वापस अपने जब बैठेंगे विचार करने के लिए तो इस विमर्श के बारे में सोचेंगे और शायद अपने जीवन में या अपने आसपास में अब इसको एक नए तरह से देखने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोविज्ञान विभाग की ओर से, MHRD सेंटर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से कि आपने इस 7 दिवसीय शॉर्ट टर्म कोर्स में के लिए में अपने डेलिब्रेशन के लिए समय निकाला और आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंसाइटफुल व्याख्यान दिया और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत लंबे समय तक वो उनके विचार में बना रहेगा, ऐसी इस अपेक्षा के साथ एक बार पुनः सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस सत्र को अब हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और वैलिडिक्टरी सेशन के लिए 12 बजे से हम लोग पुनः यहाँ पर सभी लोग जुड़ेंगे। तो इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।